हेलो बच्चों। मैं इस रिकॉर्डिंग में लेक्चर नंबर 9 देखूंगा, ठीक है। जो लेक्चर नंबर 8 तक हम देख लिए थे, ठीक है। तो आज इस रिकॉर्डिंग में बोटनी लेक्चर नंबर 9 सेल द यूनिट ऑफ चैप्टर को हम देखेंगे, ठीक है। जो जो 8 नंबर लेक्चर था, तो यहाँ तक ले मैंने 8 नंबर लेक्चर में कवर किया था। यहाँ तक ले 20 माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ना, यहाँ तक ले मैं कवर किया था। तो 9th नंबर लेक्चर में होगा सिलिया एंड फ्लेजला। तो सिलिया एंड फ्लेजला के बारे में हम पीछे पढ़े हुए थे। यहाँ पे सिलिया एंड फ्लेजला के बारे में तो थोड़ा सा और इसमें सिलिया और फ्लेजला में थोड़ा सा और टॉपिक बच गया है, थोड़ा और लाइन बच गया है, जिसको हम इस वीडियो में कवर करूंगा। तो देखो, सिलिया एंड फ्लेजला में जो बचा हुआ है, तो इसमें क्या बचा है, तो देखो इसके बारे में बता रहा है कि ये सिलिया एंड फ्लेजला जो है एराइज होता है। किससे एराइज हो रहा है, तो एराइज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी, ठीक है। जहाँ जिससे एराइज होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं। जहाँ से एराइज होता है उसी को हम कहते हैं बेसल बॉडी। यानी कहने का मतलब, सिलिया एंड जो फ्लैजिला है, सिलिया एंड फ्लैजिला जो है, ये एक ऐसे स्ट्रक्चर से एराइज होते हैं। ये एक ऐसे स्ट्रक्चर से एराइज होते हैं जिसका स्ट्रक्चर सेंट्रियोल के जैसा है। जिसका स्ट्रक्चर किसके जैसा है, सेंट्रियोल के जैसा है। तो सिलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है, ये जहां से एराइज हुए उसका नाम क्या है, बेसल बॉडी। और जो स्ट्रक्चर बेसल बॉडी का है, वही स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का है। यानी कि जो स्ट्रक्चर बेसल बॉडी का है, वही स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का है, ठीक है। तो मैंने सिलिया एंड फ्लैजिला के बारे में ए लाइन को देख लिया। अब आगे देखते हैं इसी इसी लाइन को। तो इस लाइन के देखने के बाद हम देखेंगे अब इसके इसके बारे में, ठीक है। तो देखो, अब देखेंगे हम सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल होता क्या है। तो सेंट्र सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, तो लिखा गया है कि इसके बारे में लिखा गया है कौन, सेंट्र सेंट्रोजोम कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। यानी कि लिखे सेंट्रोजोम कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सेंट्रियोल सेंट्रियोल। तो देखो, इसका मतलब ये हुआ है कि एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल होते हैं। क्या बोले, कि एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल होते हैं। एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल होते हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो आप, अब आपको इसको हम आपको डायग्राम में बताता हूँ इसी बात को, ठीक है। तो कि मैंने क्या बोला है कि एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल होते हैं। यानी कि एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल होते हैं। तो देखो, एक ए सेंट्रियोल हो गए, ठीक, और एक ए सेंट्रियोल हो गए। तो ये दोनों सेंट्रियोल जो है ना, ये दोनों जो सेंट्रियोल है, तो एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री पे है, यानी कि परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री पे है परपेंडिकुलर, एक ए सेंट्रियोल, एक ए सेंट्रियोल, एक ये दोनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री पे है ना, एक दूसरे के 90। तो इसको हम 90 डिग्री लिखेंगे या परपेंडिकुलर लिखेंगे, ठीक है। और देखो, इस सेंट्रियोल दोनों है, इस सेंट्रियोल के सराउंडिंग में, इस सेंट्रियोल के चारों तरफ सराउंडिंग में, ठीक है, इस सेंट्रियोल के सराउंडिंग में प्रोटेनेशियस रीजन है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, जो सराउंडिंग में है, ये जो रेड वाला कलर में है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोटेनेशियस रीजन है, ठीक है। और जो ये रीजन है, कौन सा रीजन, प्रोटीनेशियस जो ये रीजन है, ठीक है, इसके मतलब सेंट्रियोल के चारों तरफ जो जो प्रोटीनेशियस रीजन है, ठीक है। तो इसी रीजन को हम क्या बोलेंगे, इसी रीजन को हम बोलेंगे प्रोटीनेशियस रीजन को ही बोलेंगे पेरी पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल बोलेंगे, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। और ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपको ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन साइटोप्लाज्म के किस में, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये आपके। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑब्सेंट होता है, ठीक है। किस में ऑब्सेंट होता है, तो ये प्लांट सेल में ऑब्सेंट होता है, ऑलमोस्ट ऑब्सेंट होता है। और प्रेजेंट किस में होता है, साइटोप्लाज्म के एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है। अब देखो, अब हमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। अब हमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, जगह है नहीं, तो इसके लिए हम अगला पेज पे देखते हैं इसका इसको डायग्राम के बारे में, ठीक है। इसका डायग्राम देख लेंगे, ठीक है। इस डायग्राम को पढ़ेंगे।
तो राधे राधे, जय माँ सरस्वती। इस डायग्राम में हम यही देखेंगे, ठीक है। मैंने तो बोल लिया है, राधे राधे, जय माँ सरस्वती। अब इस डायग्राम को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो, इस डायग्राम में हम ए बी सी माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे, ठीक है। पहले पहले के डायग्राम में हम ए बी ही माइक्रोट्यूब्यूल बनाते थे। अब इसमें इस डायग्राम में हम ए बी सी डायग्राम बनाएंगे। तो कितना ए बी सी डायग्राम बनाएंगे? 9 ठो। एक ए, एक ए, एक ए, एक ए, एक ऐसा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ठो हम माइक्रोट्यूब्यूल बना देंगे। पहले देखो, पहले एक बेंच पर 2 आदमी बैठते थे, अब एक बेंच पर 3 आदमी बैठने लगे। पहले देखो, इसी तरह ना है, इसमें ए बी करके ये भी 9 होता है। तो पहले एक बेंच पर 2 आदमी बैठते थे, अब एक बेंच पर 3 आदमी बैठने लगे हैं। तो ऐसे हम बना लेंगे 9 ठो माइक्रोट्यूब्यूल। तो पहले एक बेंच पर 2 आदमी बैठते थे, अब एक बेंच पर 3 आदमी बैठने लगे हैं। तो कौन-कौन बैठने लगे हैं? ए माइक्रोट्यूब्यूल, बी माइक्रोट्यूब्यूल और सी माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। अब हमें इस डायग्राम के माध्यम से बताइए कि बाहर की तरफ कितने ट्रिपलेट प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि इसमें, यानी कि पेरीफ्री में कितने ट्रिपलेट है? यानी कि एक एबीसी माइक्रोट्यूब्यूल को हम एक एक ट्रिपलेट बोलेंगे, यानी कि कितना है? ट्रिपलेट है। एबीसी क्या है? ट्रिपलेट है। तो ऐसे ऐसे कितने ट्रिपलेट है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितना ट्रिपलेट हो गए पेरीफ्री में? तो पेरीफ्री में 9 ट्रिपलेट हो जाएगा, होगा। तो यहीं लिख देंगे, पेरीफ्री में 9 ट्रिपलेट होगा। 1 ट्रिपलेट इक्वल टू कितना होता है? यानी कि देखो, ये ट्रिपलेट इसको बोलते हैं। तो 1 ट्रिपलेट इक्वल टू कितना होता है? 1 ट्रिपलेट इक्वल टू 3 माइक्रोट्यूब्यूल। यानी कि एक एबीसी क्या है? एबीसी माइक्रोट्यूब्यूल है ना। तो ऐसे ऐसे कितना है? तो 3 माइक्रोट्यूब्यूल है। यानी कि एबीसी क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक, ठीक है। अब हमें आप बताइए कि बाहर की तरफ कितने ट्रिपलेट हैं? बाहर की तरफ कितने पेरिफेरल माइक्रो, यानी कि टोटल माइक्रोट्यूब्यूल बाहर की तरफ कितने हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। इसका मतलब हुआ टोटल माइक्रोट्यूब्यूल बाहर की तरफ कितने हैं। तो 9 ट्रिपलेट है, यहाँ पे देखा है 9 ट्रिपलेट। तो एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल। तो 9 ट्रिपलेट में 9 इंटू 3, तो यानी कि 27 माइक्रोट्यूब्यूल हो जाएगा। वन ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल। तो 9 ट्रिपलेट में 9 इंटू 3, यानी कि 27 माइक्रोट्यूब्यूल हो जाएगा। और आगे देखो, आगे लिखा है सेंटर। देखो, सेंटर में नो माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि सेंटर जो है इसका, एक भी उसमें एक भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। यानी कि एबीसी करके ऐसे, इसी को ना माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। उसमें एक भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। कहाँ है? कहाँ आपको एबीसीडी एक भी दिख रहा है? नहीं है। तो सेंटर में आपका एक भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। बट लेकिन है, क्या है? लेकिन है, प्रोटोनेशियस स्ट्रक्चर है। क्या है? प्रोटोनेशियस स्ट्रक्चर। किसको बोलते हैं प्रोटोनेशियस स्ट्रक्चर? तो ये जो रेड वाला है, इसी को बोलते हैं प्रोटोनेशियस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्रोटोनेशियस स्ट्रक्चर अंदर की तरफ है, तो उसको प्रोटोनेशियस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? तो प्रोटोनेशियस स्ट्रक्चर को हम हब बोलते हैं, हब। तो इसको जो रेड वाला है, रेड रेड जो अंदर है सेंटर में, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हब, हब बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम हब। और आगे देखो, देखो सेंटर से ये रेडियो स्पोक जो है, रेडियो स्कोप, वो आपको ए माइक्रोट्यूब्यूल को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो देखो, तो इसी बात को लिखेंगे, रेडियल जो स्पोक है, जो ये देखो ए से निकल रहा है, इससे सेंटर से निकल रहा है ना, किसको कनेक्ट कर रहा है? ए से। ए को कनेक्ट कर रहा है, ए माइक्रोट्यूब्यूल को। तो उसी को लिखेंगे कि जो रेडियल स्पोक है, वो 9 कनेक्शन टू ए माइक्रोट्यूब्यूल। यानी कि ये टोटल कितने, ये तो टोटल 9 तो 9 तो ट्रिपलेट है। पेरिफेरली 9 तो है ना, तो 9 तो ट्रिपलेट है ना। तो वहीं ये क्या कर रहा है कि रेडियल स्पोक 9 कनेक्शन टू ए माइक्रोट्यूब्यूल। यानी कि टोटल कितना ये तीर निकला, कितना लाइनर निकला? तो टोटल 9। तो ये 9 ठो जो है, सेंटर से निकल कर ए माइक्रोट्यूब्यूल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो टोटल रेडियल रेडियल स्पोक कितने हो गए? 9। और किससे कनेक्ट है? ए माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। और देखो फिर,
और इसमें देखो कि सी और ए सभी माइक्रोट्यूब्यूल में जो सी और ए हो गए, सी और ए, सभी सी और ए से जुड़े हैं, सभी सी और ए, सब ए टू जेड, नाइनों के नाइन, ये सी जो है ए से जुड़े हैं। कोई ऐसा नहीं है जो दूसरा से जुड़ा है, सभी सी और ए से जुड़े हैं, ठीक है। तो इसी सी और ए को जुड़ने को हम क्या बोलते हैं? एसी लिंकर बोलते हैं, एसी लिंकर बोलते हैं। तो इसी लाइन को हम लिख देंगे, ठीक है, कि टू पेरिफेरल ट्रिपलेट ट्रिपलेट जो दो गो पेरिफेरल ट्रिपलेट है, वो कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? एसी लिंकर से, ठीक है। एक दो, ये दो को क्या है? पेरिफेरल है। ये तो दो पेरिफेरल ट्रिपलेट है, वो किसे कनेक्टेड है? तो कनेक्टेड है किसे? ए और सी से। तो ए और सी से लिंकर है, तो यही बात को हम लिख देंगे, ठीक है। और हमें आप बताइए कि जो सेंट्रियोल है, तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा आपको दिख रहा है? सेंट्रियोल का ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है? बैलगाड़ी के पहिए की तरह दिख रहा है ना? तो बैलगाड़ी के पहिए को हम लिख देंगे कार्टवेल स्ट्रक्चर, कार्टवेल स्ट्रक्चर, हम बैलगाड़ी के पहिए की तरह पहिए को लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये उसी तरह दिख रहा है, ठीक है। बताओ, अगर मैं आपसे इसका अरेंजमेंट पूछिए, अरेंजमेंट, ठीक है, कि इसका अरेंजमेंट बताओ हमें, तो इसका अरेंजमेंट क्या बताएंगे आप? तो इसका अरेंजमेंट हो जाएगा कि देखो, इसका 9 ट्रिपलेट है, चारों तरफ से 9 9 तो है ना ट्रिपलेट। आप प्लस में सेंटर में इसका कितना है? 0। यानी कि जो 9 ट्रिपलेट है, ये पेरिफेरी है, पेरिफेरी में है, और ये जो सेंटर में 0 है माइक्रो। तो टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल हो जाएंगे? तो देखो, 9 ट्रिपलेट यानी कि 9 into 3, तो 9 into 3 का मतलब हो जाएगा 27 माइक्रोट्यूब्यूल। यानी कि ये जो हो जाएगा 9 ट्रिपलेट पेरिफेरी हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस सेंटर में। क्योंकि देखो ना यहाँ पे, ये 9 क्या है? 1 2 3 3 6 और 3 9, ये 9 क्या है? तो पेरिफेरी है, और सेंटर में एक भी माइक्रोट्यूब्यूल है नहीं है। तो ये 9 9 3 का 27, यानी कि 27 माइक्रोट्यूब्यूल हो जाएगा। तो यहाँ तक ले आप समझ गए, ठीक है। अब इसके बारे में नोट डाल के इसको लिख दिए, और नोट डाल के अब फिर इसको हम समझ लेते हैं, और इस नोट के बारे में जानते हैं, इस नोट के बारे में। सेंट्रोजोम टू सेंट्रियोल, यानी कि 27 प्लस 27 इक्वल टू 54 माइक्रोट्यूब्यूल, और ये मेमोरियल लिस्ट होता है। तो इस लाइन को समझने के लिए पहले जानो, मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है। वो कौन सा बात था? यहाँ पर इस बात को बताया था कि सेंट्रोजोम consist of two cylindrical structure called सेंट्रियोल। इसको सेंट्रियोल यहाँ पे होना चाहिए, सेंट्रियोल, ठीक है। इसका मतलब मैंने यही बोला था कि जो स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का है, वही स्ट्रक्चर बेसल बॉडी का है। जो स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का है, वही स्ट्रक्चर बेसल बॉडी का है। तो इसी लाइन के माध्यम से वो लाइन समझते हैं, ठीक है। ये लाइन जो है, ये लाइन को हम समझते हैं। तो देखो, टोटल कितने सेंट्रियोल होते हैं? तो कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं सेंट्रियोल के अंदर? इसका इस लाइन का मतलब है कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं सेंट्रियोल के अंदर? तो सेंट्रियोल के अंदर 27 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। तो आप हमें बताइए कि एक सेंट्रोजोम में टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल होंगे? तो एक सेंट्रोजोम में टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल होंगे? 54 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे। कैसे? तो एक सेंट्रोजोम में टू सेंट्रियोल कहने का मतलब ये हो गया कि 27 माइक्रोट्यूब्यूल है, तो 27 प्लस 27, ये मतलब ये हम बोले थे ना कि, तो मैंने यही बोला था कि टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने होते हैं सेंट्रियोल के अंदर। तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल के अंदर 27 होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल के अंदर 27 होते हैं, तो दो गो सेंट्रियोल है, तो दो सेंट्रियोल में 27 प्लस 27, तो अभी ना जाकर 54 माइक्रोट्यूब्यूल होगा, ठीक है। तो एक सेंट्रोजोम में टू सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। एक सेंट्रोजोम में टू सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल। तो दो सेंट्रियोल में 27 प्लस 27, यानी कि 54 माइक्रोट्यूब्यूल। समझ में आया? तो यहाँ तक ले देख लिए, ठीक है। और नोट डाल के एक और हम बात लिखेंगे, देखेंगे, ठीक है। नोट डाल के यहाँ पे, नोट डाल के एक और बात हम जानेंगे कि सिलिया इन फ्लैजेला का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी कि सिलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर क्या है? तो सिलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है 9 डबलेट प्लस 2। 9 डबलेट प्लस 2 कहाँ पर देख रहा है? सिलिया एंड फ्लैजेला में जाओ, तो सिलिया एंड फ्लैजेला यहाँ पे है, यहाँ पे 9 डबलेट प्लस 2।
ये सिलियन फ्लैजिला का है ना, सिलियन फ्लैजिला का ही है, सिलियन फ्लैजिला। तो 9 डॉबलेट +2 इस सिलियन फ्लैजिला का हो गया, ठीक है। और बात करें हम किसका अब, और हम बात करें अब सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का। तो अभी हम देखे हैं सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में, हम अभी देखे हैं कितना कितना है। तो 9 ट्रिपलेट +0, 9 ट्रिपलेट +0 यहाँ पे है ना, 9 ट्रिपलेट +0, जो प्रीफिरी में होता है 9 ट्रिपलेट, और ये 0 होता है सेंटर में। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, यानी कि सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, तो 9 ट्रिपलेट +0। और सिलियन फ्लैजिला का स्ट्रक्चर क्या है, तो 9 डॉबलेट + में 2, ठीक है। और एक और बात जान लो, आपका जो सेंट्रियोल होता है ये मेम्ब्रेनलेस होता है। सेंट्रियोल कैसे होता है, मेम्ब्रेनलेस होता है, ठीक है। और आपका सिलिया एंड फ्लैजिला जो होता है वो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन। और सेंट्रियोल और बेसल बॉडी, तुम अभी देखा सेंट्रियोल के बारे में, सेंट्रियोल मेम्ब्रेनलेस है। सेंट्रियोल हो चाहे बेसल बॉडी, ये दोनों के दोनों ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं। और सिलिया एंड फ्लैजिला ये दोनों ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन इसमें होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैंने यही बोला कि सिलिया एंड फ्लैजिला में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यानी कि मेम्ब्रेन होता है। और सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी कि ये मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन लेस होता है। और आगे जान लो, आगे लिखा है कि सेंट्रियोल फॉर्म, यानी कि सेंट्रियोल जो होता है ना वो फॉर्म करता है बेसल बॉडी। सेंट्रियोल जो होता है वो फॉर्म करता है बेसल बॉडी, और दोनों के स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। तो क्या लिखेंगे, बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड सिलिया और फ्लैजिला क्या है, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है। तो सिलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर सेम है। और ये जो सेंट्रियोल वो क्या फॉर्म कर रहा है, बेसल बॉडी को। और दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सिलिया और फ्लैजिला का। और दूसरा हो गया इसी में, दूसरा हो गया कि सेंट्रियोल फॉर्म स्पाइंडल स्पाइंडल फाइबर कहाँ पे, तो एनिमल सेल में बनाएगा, ठीक है, एनिमल सेल में। तो दूसरा है सेंट्रियोल फॉर्म करता है स्पेंडल फाइबर कहाँ पे, तो एनिमल सेल के अंदर। तो मैंने क्या देखा, सेंट्रियोल सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाएगा सिलिया एंड फ्लैजिला का। सेंट्रियोल जो है वो बेसल बॉडी बनाएगा सिलिया और फ्लैजिला का, ठीक है। और दूसरा जो है सेंट्रियोल स्पाइंडल फाइबर बनाएगा किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। सेंट्रियोल जो है स्पाइंडल फाइबर बनाएगा एनिमल सेल के अंदर। तो मैंने यहाँ तक ले मैंने देख लिया, ठीक है, सेंट्रियोल फॉर्म ये सब करता है। तो इसके बारे में मैंने सब पढ़ लिया, जो मैंने सेंट्रियोल के बारे में, सिलियन फ्लैजिला के बारे में मैंने पढ़ लिया। अब मैं किसके बारे में देखूंगा, अब मैं आगे पढ़ने वाला हूँ न्यूक्लियस के बारे में। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस होता क्या है। तो इस न्यूक्लियस में हम बात करें इसका डिस्कवरी के बारे में, तो वो कौन से हैं, रॉबर्ट ब्राउन जी हैं। रॉबर्ट ब्राउन कब किए थे, 1831 ईस्वी में, यानी कि 1831 में, ठीक है। और बात करें हम इसका न्यूक्लियस के बारे में, तो देखो न्यूक्लियस के बारे में जनरली होता है क्या, कि सिंगल न्यूक्लियस पर सेल, यानी कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस मिलता है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस मिलता है। तो मैंने इसका डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। जनरली सिंगल जो न्यूक्लियस पर सेल, यानी कि एक सेल में आपका एक ही न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। अब नोट डाल के एक बात जान ले, तो नोट डाल के एक बात जान ले। तो देखो अगला नोट डाल के जान लो पैरामीशियम। एक बात जान लो कि पैरामीशियम तो यानी कि पैराजोमिशियम जो होता है, जो पैरामीशियम होता है, इसमें इसमें दो गो न्यूक्लियस होता है। कितने न्यूक्लियस होता है, टू न्यूक्लियस होता है। पैरामीशियम में टू न्यूक्लियस होता है। तो जो दो न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, ठीक है। और दूसरा देखो, जो आपके मेच्योर मेमिलियन होते हैं आरबीसी, जो आपके में मेच्योर मेमिलियन आरबीसी होते हैं, तो इस मेमिलियन आरबीसी को हम बोल दिए हैं इरेथ्रोसाइट बोल दिया। तो जिसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, इरेथ्रोसाइट एंड सिव ट्यूब ऑफ किसका, पेलम। तो ये क्या लिखा है, सिव ट्यूब ऑफ फिलोएम, फिलोएम लिखा है, ठीक है, फिलोएम है। तो देखो
मेच्योर मेमेलियन आरबीसी, और जिसको मैं मेमेलियन आरबीसी को मैंने क्या बोल दिया, इरेथ्रोसाइट, और सीव ट्यूब, यानी कि मैच्योर मेमेलियन आरबीसी और सीव ट्यूब ऑफ फिलोएम, ये दोनों में ये दोनों में न्यूक्लियस जो होता है ऑब्सेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस इसमें ऑब्सेंट होता है। फिलोएम किसमें, सीव ट्यूब ऑफ फिलोएम में, और मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में, ठीक है। ये दोनों में क्या होता है, न्यूक्लियस ऑब्सेंट होता है। तो ये दोनों में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी कि दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के, तो देखो इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात किया जाए, तो इसमें आपको चार चीजें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। इसमें चार चीजें पढ़ाई जाएगी। न्यूक्लियर एनुला न्यूक्लियर एनुला जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये चार चीज कौन कौन से हैं, न्यूक्लियर एनुला जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और दूसरा क्रोमेटिन दूसरे का है क्रोमेटिन, तीसरे का है न्यूक्लियोलस, और चौथा का है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये चारों चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस चारों चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चारों चीज पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनुला के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर एनुला होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, और तब उसके बाद इसका लेबलिंग करेंगे, और उसके बाद इसके बारे में हम नोट डाल के लिखेंगे, और तब उसके बाद क्रोमेटिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम न्यूक्लियर एनुला के बारे में पढ़ते हैं। तो इस न्यूक्लियर एनुला को समझने के लिए पहले हम एक सेल बनाएंगे, ऐसे। तो देखो मैंने रेड कलर का, मैंने जो बाहर है बड़ा वाला, ये एक सेल बनाया, ठीक है। और इस सेल के अंदर मैं एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ऐसे करके, ठीक है। और इस ऐसे स्ट्रक्चर से हम ऐसे निकालेंगे कि क्या निकालेंगे, आर ई आर निकालेंगे, आर ई आर निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये जो बाहर वाला इस सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है, तो इस बाहर वाले बाहर वाले को मैंने आउटर एनएम बोल दिया। एनएम का मतलब हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब ये हो गया, बाहर वाला को मैंने बोल दिया आउटर एनएम, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। अंदर वाले को जो लेयर है, अंदर वाले लेयर को मैंने क्या बोल दिया, इनर एनएम। इनर मतलब अंदर का लेयर को मैंने क्या बोल दिया, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दिया, ठीक है। और देखो, तो ये हो गया। इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने आर ई आर बोला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला, जो आउटर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल रहा है, ठीक है। और इस आर ई आर से, इस आर ई आर पर आपका क्या दिख रहा है, प्रेजेंट। तो इस आर ई आर पर हमें राइबोसोम प्रेजेंट दिख रहा है। ये जो डॉट 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 करके दिख रहा है, ये क्या है, राइबोसोम। तो इस आर ई आर पर हमें राइबोसोम प्रेजेंट हुआ दिख रहा है। और कुछ हमें आउटर आउटर एनएम पर भी देखो, आउटर एनएम जी इसी को ना बोलते हैं आउटर एनएम। तो कुछ आउटर एनएम पर भी हमें राइबोसोम प्रेजेंट हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो उसी बात को हम लिख देंगे यहाँ पे, उसी बात को लिख देंगे। तो आर ई आर, तो ये आर ई आर है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकला है। तो लिखेंगे कंटिन्यूअस विथ आर ई आर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकला है ना, तो इसलिए इसको लिख दिया, आर ई आर जो निकला है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तो इसको मैंने लिख दिया कंटिन्यूअस विथ आर ई आर। और इसमें राइबोसोम क्या है, प्रेजेंट है। आर ई आर पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें जो ब्लैक टाइप में दिखाया गया इस आर ई आर को, तो इस पर राइबोसोम क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। राइबोसोम क्या है, प्रेजेंट है। और इनर मेम्ब्रेन जो आपको अंदर के तरफ जो आपको इनर मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है, इसमें आपके इसके ऊपर राइबोसोम ऑब्सेंट दिख रहा है। तो इसमें क्या है, इनर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम क्या है, ऑब्सेंट है, ठीक है। और देखो, आपका जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर ये मतलब न्यूक्लियर आपका जो मेम्ब्रेन है, इसमें दो मेम्ब्रेन है, एक एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डबल लेयर है, तो इसी बात को हम लिख देंगे कि क्या है, इसमें डबल लेयर।
न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एगो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये कितना लेयर होगा, दो लेयर होगा, तो इसलिए डबल लेयर हो जाएगा। और ये जो आपको रीजन दिख रहा है, जो डॉट 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 करके इस सेल के अंदर अंदर जो आपके यहाँ पे जो रेड कलर में आपको जो ये जो दिख रहे हैं रीजन डॉट 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 करके, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। और देखो इसको तो हम बोल दिया क्या, साइटोप्लाज्म। इस जितने भी स्पेस है उस सभी को मैंने क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर वाला को सेल के अंदर वाला को मैंने बोल दिया साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर वाला के देखो, और इस न्यूक्लियस के अंदर वाले का जो डॉट 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 दिख रहा है, इसके अंदर जो स्पेस दिख रहा है, इसको मैंने बोल दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर वाले को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल के अंदर वाले को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, और ये आपका हो गए न्यूक्लियोप्लाज्म। और देखो, और देखो ये कि दो मेम्ब्रेन के बीच में, देखो एक मेम्ब्रेन ए, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तो इसी बात को बोलेंगे कि दो मेम्ब्रेन के बीच में जो हमें स्पेस दिखाई दे रहे हैं, ये देखो एक और एक दोनों के बीच में हमें जो स्पेस दिखाई दे रहा है, तो इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, तो इस स्पेस को हम बोलेंगे पेरी पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो अगर आपसे हम पूछें कि पेरिन्यूक्लियर स्पेस क्या है, तो बोलेंगे वो स्पेस यानी कि प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन आउटर एनएम एंड इनर एनएम होता है, ठीक है। और जिसका 10 से 50 नैनोमीटर होता है, ठीक है। इसका मतलब हम बताते हैं कि पेरी पेरिन्यूक्लियर स्पेस का मतलब होता है कि प्रेजेंट बिटवीन, किसमें प्रेजेंट होता है, दो प्रेजेंट होता है बिटवीन, किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो आउटर एनएम यानी कि आउटर एनएम इसको बोलते हैं और इनर एनएम इसको बोलते हैं। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हो गया, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हो गया। तो ये दोनों के बीच में, दोनों के बिटवीन में प्रेजेंट होते हैं आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो उसी बात को लिखा गया है कि प्रेजेंट बिटवीन आउटर एनएम और इनर एनएम ये हो गया। ये दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसी को तो बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये जो होता है, और ये होता है 10 टू 50 नैनोमीटर होता है, और ये होता है 10 टू 50 नैनोमीटर होता है। और हमें एक बात बताइए कि इन न्यूक्लियोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म, इस दोनों के बीच में कौन सी लेयर है, दोनों के बीच में कौन सी लेयर है, वो बताइए कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में कौन सी लेयर है, कौन सी लेयर है। तो बताइए कौन सी लेयर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर रही है, कौन सी लेयर है। बताइए कौन सी लेयर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर रही है, तो वो है कौन सा, तो वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्योंकि देखो इस साइट इस तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो इस स्पेस के अंदर क्या है, इस स्पेस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस स्पेस के बाहर साइटोप्लाज्म। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके बाहर साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा लेयर होगा, एनएम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या बोल सकते हैं इसको पेरी पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस सेपरेट करते हैं साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म के। साइटोप्लाज्म ये हो गया आपका, और न्यूक्लियोप्लाज्म ये हो गया। तो इसमें सेपरेट करने वाला कौन सा होगा, एनएम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या कहो पेरी पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहो, ठीक है। और एक और बात जानना कि जो ये आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ये दोनों के आपके जो यहाँ पे पार्ट है वो क्या होगा, फ्यूज होगा। दोनों के क्या फ्यूज होगा, एंड फ्यूज होगा। दोनों के एंड जो है आपके फ्यूज होगा, फ्यूज हो गए। तो ये जो आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एंड फ्यूज हो गए, तो इस फ्यूज हो गए, तो इसी बात को हम लिखेंगे कि एंड ऑफ, इंड मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इंड था वो फ्यूज हो गया। तो इंड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज होगा, देखो यहाँ पे फ्यूज लिखा है। सो ए स्पेस इज क्रिएटेड, क्रिएट सो ए स्पेस इज क्रिएट। और इस स्पेस को बोलते हैं, और इस स्पेस को बोलते हैं न्यूक्लियर कोर। और इस स्पेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर कोर। तो एक कौन सा स्पेस की बात हो रही है, तो ये स्पेस की बात हो रही है, इस स्पेस की बात हो रही है। कौन सा,
इस स्पेस की देखो, जो यहाँ पे जगह बच रहा है, यहाँ पे यहाँ पे दोनों की जगह, यहाँ पे जो बच रहा है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो फ्यूज हुए हैं, तो यहाँ पे जो स्पेस है, तो उसी को हम बोल दिए न्यूक्लियर पोर। क्या बोल दिए? न्यूक्लियर पोर है। यही है न्यूक्लियर पोर। अब हमें बताओ कि जो न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर ये क्या करता है? तो न्यूक्लियर पोर से मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट होता है। यानी कि न्यूक्लियो प्लाज्म से बाहर चीजें जाएंगी, बाहर चीजें जाएंगी, और साइटोप्लाज्म से अंदर चीजें जाएंगे, ठीक है। यानी कि चीजें साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियो प्लाज्म में जा सकती है, और न्यूक्लियो प्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जा सकती है। और एक और बात जान लो कि अगर चीजें को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर में जाना है, और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है, तो इस चीज को हम बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियर पोर होता है, इसका मतलब ये, इसी को ना बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, जो जगह बचा हुआ है स्पेस, जो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियर पोर होता है, वो वो क्या करता है? वो होता है, कंट्रोल करता है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट दोनों तरफ। तो न्यूक्लियर पोर क्या करता है? कंट्रोल करता है। न्यूक्लियर पोर क्या करता है? कंट्रोल करता है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट दोनों का। किनका? तो आरएनए एंड प्रोटीन का। तो इस लाइन को बोल रहे हैं एक बार और, कि जो न्यूक्लियर पोर होता है, वो कंट्रोल करता है किसको? तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, और ये कंट्रोल दोनों तरफ करता है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। किनका बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है? और बताओ हमें कि किनका बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है? तो आरएनए और प्रोटीन का, यानी कि आरएनए एंड प्रोटीन का होता है। तो यहाँ पे तुमने क्या देखा है कि यहाँ पे बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म वाला चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म में जा रहा है, और न्यूक्लियोप्लाज्म वाला चीजें साइटोप्लाज्म में आ रहा है। यही ना हो रहा है, ठीक है। तो और किसका मूवमेंट हो रहा है? तो तुमने मूवमेंट किसके बारे में देखा है? कि मूवमेंट हो रहा है आरएनए एंड प्रोटीन का। आरएनए एंड प्रोटीन का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जा रहा है, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में जा रहा है। किसका? तो आरएनए एंड प्रोटीन का ऐसे हो रहा है मूवमेंट, ठीक है। और एक बात और आपको और बताऊंगा, कि जो आपका इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वो इनर मेम्ब्रेन। तो इस इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाले मेम्ब्रेन के जो जो इनर मेम्ब्रेन बोला जाता है, इस इनर मेम्ब्रेन पर आपका प्रोटोनेशियस प्रोटोनेशियस स्ट्रक्चर पाया जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? प्रोटोनेशियस स्ट्रक्चर पाया जाता है। किस पर? इनर मेम्ब्रेन पर प्रोटोनेशियस स्ट्रक्चर पाया जाता है। जिसको क्या बोलते हैं? तो जिसको बोलते हैं प्रोटोनेशियस स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर लेमला। न्यूक्लियर लेमला बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है? तो मैंने क्या बोला? ये मिलता है कहाँ पे? प्रेजेंट ऑन इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इनर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर ये प्रेजेंट होता है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर मिलता है, ठीक है। इनर पर ना मिल रहा है, आउटर पर नहीं मिल रहा है। तो ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कहाँ मिल रहा है? इनर मेम्ब्रेन पर। तो वही बात और लिखा गया है, प्रेजेंट ऑन इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियर एनुला है, ये मैंने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बारे में मैंने ए नंबर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनुला के बारे में पढ़ लिया है। और मैं बी नंबर में किसके बारे में पढ़ेंगे क्रोमेटिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रोमेटिन के बारे में बी नंबर में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर एनुला पढ़ने के बाद, एनुलो न्यूक्लियर एनुला पढ़ने के बाद, अब हम पढ़ेंगे क्रोमेटिन के बारे में बी नंबर में। तो ए नंबर में न्यूक्लियर एनवलप के बारे में पढ़ें। जॉन ए नंबर में न्यूक्लियर एनवलप कहो चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहो, तो न्यूक्लियर एनवलप के बारे में मैंने पढ़ा। और बी नंबर में पढ़ूंगा किसके बारे में? क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन के बारे में, आइए हम क्रोमेटिन के बारे में जानते हैं क्या क्या होता है। तो इस क्रोमेटिन में सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल बातें। तो देखो, पहले इस क्रोमेटिन को जानने से पहले हम देखेंगे कि डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोजोम होता क्या है। डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोजोम। तो देखो, डीएनए तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता ही है, और क्रोमेटिन और क्रोमोजोम के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखो, डीएनए एक एग्जांपल ऐसे समझते हैं, डीएनए एक स्ट्रेट जीन्स हो गए, जैसे मैं
खुला, उसको कोई भी पैकेज नहीं किया गया है, फ़ोल्ड नहीं किया गया है, ठीक है? तो डीएनए क्या हो गया, एक लंबा-सा जीन्स हो गया जिसको फ़ोल्ड नहीं किया गया है, ठीक है? ऐसे ही उसको निकाल कर पैर से और रख दिया गया है, ठीक है? तो डीएनए एक हो गया स्ट्रेट जीन जिसको फ़ोल्ड नहीं किया गया। क्रोमेटिन का मतलब क्या हो गया? क्रोमेटिन का मतलब ये हुआ कि जो जो जीन्स था उसको मैंने क्या किया, फ़ोल्ड किया। वो भी फ़ोल्ड ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा-सा ही फ़ोल्ड किया, मैंने आधा फ़ोल्ड किया, तो क्रोमेटिन फ़ोल्ड हो गया आधा। और क्रोमोसोम का मतलब ये हुआ कि हमने जीन्स जो था पूरा एकदम से स्ट्रेट था, उसको मैंने पूरा अच्छी तरह से पूरी ढंग से उसको हम क्या कर दिए, तो फ़ोल्ड कर दिया, अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया। इन तो इसके निष्कर्ष यही निकला कि डीएनए जो है वो बिना फ़ोल्ड किया हुआ है, क्रोमेटिन जो है वो आधा फ़ोल्ड किया हुआ है और क्रोमोसोम जो है वो पूरा एकदम से फ़ोल्ड किया हुआ है, ठीक है? इसी बात को हमें अब लिख देना है, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? तो ये बताओ कि हमें क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में किसमें लॉन्ग फोल्डिंग है, जिसमें फोल्डिंग अच्छे से नहीं है, लॉन्ग टाइप में है, तो उसमें है, किसमें, क्रोमेटिन में है। क्रोमेटिन में अच्छी तरह से फोल्डिंग नहीं हुआ है तो ये लॉन्ग हो गया, ठीक है? और ये थिन भी है, पतला भी है। जैसे में अब पूरा अच्छा तरह से फ़ोल्ड नहीं हुआ है, तो लंबा तक ले होगा, लंबा होगा, तो क्या है अच्छे से तरह से फ़ोल्डिंग नहीं है तो इसलिए ये थिन भी पतला भी होगा। और वहीं क्रोमोसोम की बात की जाए, तो ये तो जीन्स तो जो था वो अच्छा तरह से क्या है फ़ोल्डिंग है, तो वो छोटा में हो जाएगा, जिसमें जिसको हम फ़ोल्डिंग क्यों किया जाता है कोई कपड़ा को? कोई कि कहीं हम ट्रैवल करने जा रहे हैं, कहीं पे हम जा रहे हैं, तो उसको फ़ोल्ड करके एक मैंने अपने बैग में रख दूँगा, छोटा-सा एरिया वो घेरेगा और वो चल जाएगा आराम से। तो क्रोमोसोम जो हो गया, वो एक छोटा-सा मतलब हो गया, जीन्स का एक छोटा-सा फ़ोल्डिंग हो गया, ठीक है? तो इसलिए ये शॉर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शॉर्ट। क्रोमोसोम में जो मैंने अच्छा तरह से फ़ोल्डिंग किया, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये थिक हो जाएगा। ये मतलब थिक का मतलब उससे मोटा आ जाएगा, ये थिन हो जाएगा पतला, ये थिक हो जाएगा यानी कि मोटा हो जाएगा, ठीक है? अब दूसरा बात बताओ कि किसमें डीएनए लूज़ली पैक है और किसमें डीएनए टाइटली पैक है? तो लूज़ली पैक किसमें हो जाएगा? क्रोमेटिन में हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छे तरह से फ़ोल्ड नहीं है इसलिए लूज़ली पैक हो जाएगा। और क्रोमोसोम में टाइटली पैक होगा क्योंकि फ़ोल्ड अच्छा तरह से है एकदम से। ठीक है, तो क्रोमोसोम में टाइटली पैक हो जाएगा, टाइटली पैक्ड। तीसरा लाइन है कि डीएनए लेस फोल्डेड डीएनए, यहाँ पे जो डीएनए का फोल्डिंग हुआ है कम हुआ है, ठीक है, अच्छा तरह से नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे डीएनए का फोल्डिंग मोर हुआ है, अधिक हुआ है, ज्यादा हुआ है, अच्छा तरह से इसलिए हो गया है, मोर फोल्डेड है, ठीक है। और लेस फोल्डेड का मतलब क्या होता है, तो लेस फोल्डेड का मतलब हुआ ये लिस्ट कंडेंस्ड है, ठीक है। ये लिस्ट फोल्डेड का मतलब लिस्ट कंडेंस है, ये हो गया मोर कंडेंस हो जाएगा, मोर कंडेंस इसका मतलब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, कंडेंस फॉर्म है कंडेंस फॉर्म, यानी कि कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमोसोम क्या है, तो कंडेंस फॉर्म ऑफ कंडेंस तो क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है, ठीक है। और क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन है, ये है क्या है कि डी कंडेंस फॉर्म है, किसकी, किसकी डीकम तो ए है ना क्रोमेटिन, ये डी कंडेंस फॉर्म है किसकी, तो क्रोमोसोम की, ऑफ क्रोमोसोम, तो डी कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ये हो जाएगा क्रोमोसोम की, आई कंडेंस फॉर्म ऑफ किसकी, क्रोमेटिन की, ठीक है। यानी कि क्रोमोसोम जो है कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन वो है डी कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। और आपसे हम पूछूं कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में किसकी विजिबिलिटी ज्यादा है, तो किसकी विजिबिलिटी ज्यादा है, किसकी विजिबिलिटी कम है, तो क्रोमेटिन की विजिबिलिटी कम है, ठीक है, क्योंकि अच्छी तरह से फोल्डिंग नहीं है। और क्रोमोसोम को मोर विजिबिलिटी यानी कि इसका अधिक विजिबिलिटी है, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रोमेटिन हो जाएगा लेस विजिबिलिटी, और क्रोमोसोम हो जाएगा मोर विजिबिलिटी।
और बताओ इस दोनों में क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में, इसमें बताओ कि कौन कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि अच्छा से नहीं दिख रहा है, बिखरा हुआ दिख रहा है। तो ये क्रोमेटिन है ना, तो ये हो जाएगा मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखा है कि कॉम्प्लेक्स का मतलब एनसीईआरटी ने यूज किया है इले इलोबरेट। इलोबरेट का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स। तो ये जो क्रोमेटिन है, ये नहीं दिखाई देता है, नहीं ये बिखरा हुआ देता है, फोल्डेड अच्छी तरह से नहीं होता है, ठीक है। तो जिसके लिए हम कौन इनडिस्टिंक्ट होगा और कौन डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। तो हमें एक बात बताइए कि कोई भी चीज आपको क्लियरली क्लियरली विजिबल नहीं है, यानी कि अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? डिस्टिंक्ट या इनडिस्टिंक्ट? तो इनडिस्टिंक्ट यूज करेंगे जो क्लियरली हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ? तो कॉम्प्लेक्स का मतलब वो बिखरा हुआ, हमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको कॉम्प्लेक्स को एनसीईआरटी ने यूज किया है इलुबरेट। तो बिखरा हुआ के तो क्लियरली विजिबल नहीं है, ये अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, इसलिए कि क्रोमेटिंग हो जाएगा इंडिस्टिंक्ट, इंडिस्टिंक्ट हो जाएगा। और क्रोमोजोम क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट हो जाएगा। इंडिस्टिंक्ट यूज किए और क्रोमोजोम के लिए डिस्टिंक्ट यूज किए, ठीक है। और आगे देखो, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कब दिखता है जब आपका सेल जो होता है, सेल वो इंटरफेज में होता है, ठीक है, इंटरफेज में। तो मैंने क्या बोला है? क्रोमेटिन कब होता है? जब सेल इंटरफेज में, तो ही नॉट डिवाइडिंग होता है, यानी कि इसमें नॉट डिवाइडिंग होता है, यानी कि इंटरफेस को। लेकिन आप जब लेकिन आप जब सेल को लेकिन आप जब सेल को डिवाइडिंग डिवाइडिंग स्टेज में देखेंगे तो क्या होगा? तो जब आप सेल को डिवाइडिंग स्टेज में देखेंगे तो क्या होगा? जैसे मैंने बोला है, प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है। जैसे में ये हो गया डिवाइडिंग स्टेज में प्रोफेज मेटाफेज। तो मैंने क्या बोला? जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में होगी, जैसे में प्रोफेज मेटाफेज, तो उस समय जो दिखेगा वो क्रोमोजोम दिखेगा, क्रोमोजोम। तो जान लो, जॉब सेल इंटरफेज में दिखेगी तो क्रोमेटिन हो जाएगा, ठीक है। और जॉब सेल डिवाइडिंग स्टेज में दिखेगा तो क्रोमोजोम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब हमें पढ़ना है किसके बारे में? इसके बाद क्रोमेटिन के बाद इसी टॉपिक में देखेंगे कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में हम पढ़ेंगे। पैकेजिंग ऑफ डीएनए होता क्या है? तो ये जो लंबा सा आपका जो ये लाइन दिख रहा है, ये क्या है? तो ये लंबा सा जो लाइन दिख रहा है, ये डीएनए है। क्या है? डीएनए। तो अब इस लंबा सा डीएनए को हमें क्या करना है? फोल्ड करना है, पैकेजिंग करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो जानते हैं। तो इसको फोल्ड करने के लिए, इस डीएनए को फोल्ड करने के लिए मेरे पास प्रोटीन है H2M, H2B, H3 और H4। ये क्या है? प्रोटीन है। इस डीएनए को फोल्ड करने के लिए मेरे पास प्रोटीन है H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। और इस हर एक प्रोटीन के, ये 4 प्रोटीन है, तो इस हर एक प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल है। एक देखो, ये ऊपर से गया 1 मॉलिक्यूल, ये मतलब यहाँ 1, 2, तो सभी हर एक के चारों के 2-2 मॉलिक्यूल हैं। इसका भी मॉलिक्यूल है, इसका भी मॉलिक्यूल है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। 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 तो हर एक के 2-2 मॉलिक्यूल हैं। देखो, इस डीएनए को हमें पैक करना है। तो इस डीएनए जो है, ये, तो देखो, डीएनए जो है वो है नेगेटिव चार्ज। डीएनए को हमें जो इसको फोल्ड करना है, ये तो नेगेटिव चार्ज है। तो हमें एक ऐसी चीज से चिपका देना है जो पॉजिटिव है, क्योंकि डीएनए का नेगेटिव और कोई ऐसा चीज हो जो पॉजिटिव हो, तो जो जब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में दोनों मिल गए तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हमें यही बात को लिखेंगे कि डीएनए है क्या है? नेगेटिव चार्ज। जब फोल्ड इशू करना है ना डीएनए को, तो डीएनए क्या है? नेगेटिव चार्ज। हमें बाइंड कराना है, किसके साथ बाइंड कराएंगे? विथ विथ किसके साथ? हिस्टोन प्रोटीन के साथ, ठीक है। तो ये मतलब डीएनए तो हो गया नेगेटिव चार्ज, और ये बाइंड कर रहा है किसके साथ? हिस्टोन प्रोटीन के साथ। और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिक प्रोटीन है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन है। और इसके अंदर, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज जो मिलेगा एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, यानी कि
पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड मिलेगी, पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड मिलेगी। और और जो एमिनो एसिड सबसे ज्यादा मिलेगी, और जो एमिनो एसिड सबसे ज्यादा मिलेगी उसको बोलेंगे अर्जिनी, अर्जिनी और लाइसिन, लाइसिन, अर्जिनी और लाइसिन बोलेंगे। और हमें बताइए कि कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो होते हैं कौन कौन, H2A, H2B, H3 और H4। ये चारों के चारों हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो हिस्टोन जो प्रोटीन है ये 4 टाइप्स के हैं, H2A, H2B, H3 और H4। और इस चारों के दो दो मोलिक्यूल है, H2A के भी दो मोलिक्यूल, H2B के भी दो मोलिक्यूल, H3 के भी दो मोलिक्यूल और H4 के भी दो मोलिक्यूल। और ये जब सब टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ये हिस्टोन प्रोटीन जो है वो टोटल कितने हो गए, H2A, H2B, H3 और H4। तो टोटल के टोटल 8 हो गए, 2 4 6 2 8, 8 हुए ना। तो जब ये 8 हुए तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे ओक्टामर। 8 को हम क्या बोलते हैं, ओक्टामर। किसको, तो प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का ओक्टामर, यानी कि ओक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो ये तो हो गया ओक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। इसके साथ प्लस में डीएनए होगा, प्लस में डीएनए। तो अब देखो, ये तो हो गया ओक्टामर, ओक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। तो यहाँ पर आओ डायग्राम में, इस डायग्राम में आओ। तो देखो ये क्या हो गया, हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे भी ये भी क्या हो गया, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये दोनों हिस्टोन प्रोटीन किसके साथ जुड़ेगा, ये क्या, डीएनए, डीएनए के साथ जुड़ेगा ना। तो हिस्टोन प्रोटीन प्लस में डीएनए, ये क्या है, डीएनए। यानी कि डीएनए जुड़ेगा किसके साथ, डीएनए जुड़ेगा हिस्टोन प्रोटीन के साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। और ये कितने टाइप के हैं, और ये हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप के हैं, H2A, H2B, H3 और H4, 4 टाइप के हैं। और हर एक के कितने हैं, हर एक के हैं दो। तो दो दो चार दो छः आठ, टोटल कितने हुए, 8। तो 8 को क्या बोलेंगे हम, ऑक्टामोर। ऑक्टामोर किसका, तो हिस्टोन प्रोटीन का। तो ऑक्टामोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो देखो, इतना बड़ा डीएनए हो है, इतना बड़ा डीएनए, इस हिस्टोन प्रोटीन जो है, ये हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन, ये इसका यहाँ पे भी ये भी हिस्टोन प्रोटीन है। इसके जुड़ने के बाद क्या होगा, तो ये डीएनए जो है इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ने के बाद क्या होगा, तो देखो यहाँ पे डीएनए जुड़ रहा है। इससे जुड़ने के बाद क्या होगा, देख लेना, इससे जुड़ने के बाद क्या होता है। तो मैंने क्या बोला, इस डीएनए को इस हिस्टोन प्रोटीन से जोड़ना है। तो देखो, इस डीएनए को जब इस हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद कैसा होगा, देखो। तो जब ये हिस्टोन प्रोटीन सेम टू सेम, इसको हम उतार देंगे, सेम टू सेम लिख देंगे, H2A, H2B, H3, H4, सेम टू सेम दोनों तरफ लिख दिए। और इसमें हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे करके हमें ऐसे ऐसे करके गोला गोला करके हमें इस डीएनए को पैकेजिंग करना है, इस हिस्टोन प्रोटीन में जोड़ना है। तो ऐसे ऐसे दोनों में क्या किया, तो मैंने इस हिस्टोन प्रोटीन को, इस हिस्टोन प्रोटीन से मैंने डीएनए को जोड़ दिया। तो जाकर ऐसे ऐसे करके मैंने हिस्टोन प्रोटीन को जोड़ दिया। तो जब हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3, H4 और प्लस में डीएनए आपस में जुड़ गए तो इसका नाम क्या पड़ गया, तो ये जब दोनों आपस में जुड़ गए तो इसका नाम पड़ गया न्यूक्लियोजोम। न्यूक्लियोजोम, इसका भी न्यूक्लियोजोम, ये भी न्यूक्लियोजोम है, ठीक है। दोनों का नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोजोम। इसको भी न्यूक्लियोजोम, इसको भी हम न्यूक्लियोजोम बोलेंगे। यानी कि ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है, किस किस से बना है, न्यूक्लियोजोम, सॉरी, ये किस किस से बना, हिस्टोन प्रोटीन प्लस में डीएनए, ये दोनों से ये स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ है, इसी को मैंने बोल दिया न्यूक्लियोजोम। ये भी तो इसी से हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस में न्यूक्लियो डीएनए, डीएनए, ये दोनों के मिलकर जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इसी को मैंने बोल दिया न्यूक्लियोजोम। आप देखिए, आप देखिए, जरूर देखिए, ये देखिए, पहले डीएनए कितना बड़ा था, इतने बड़ा था, इतना बड़ा था। अब इस दो गो न्यूक्लियोजोम आ गया, एक ए न्यूक्लियोजोम और एक ए न्यूक्लियोजोम। अब ये न्यूक्लियोजोम के रूप में आ गया। तो दो गो न्यूक्लियोजोम के आ जाने से जो ये डीएनए बड़ा था, अब इतने दूर में कवर हो गया, मतलब अब ये छोटा हो गया। पहले के तुलना में अब डीएनए जो है वो न्यूक्लियोजोम के आने से छोटा हो गया, ठीक है। आपका ए क्या था, हिस्टोन प्रोटीन। तो ए में हिस्टोन प्रोटीन जुड़े तो ए बने, और ए में कुछ और हिस्टोन प्रोटीन जुड़े तो ये बी बने। यानी कि ये जो आपका क्या था, ये जो आपका ए था,
और इस ए में आपका हिस्टोन प्रोटीन जुड़े तो आपका क्या बना, बी बना, यानी कि यह बना। तो मैंने ए में तो मैंने ए में बी को, ए में हिस्टोन प्रोटीन को जोड़ा तो बी बना, और इस बी में और हिस्टोन प्रोटीन को जोड़ो तो सी बनेगा, ठीक है, सी बनेगा। तो क्या बना किया कि इस हिस्टोन प्रोटीन में मैंने और हिस्टोन प्रोटीन को जोड़ा, तो एक हिस्टोन प्रोटीन ए हो गया, ए हो गया और ए हो गया, ऐसे ऐसे हिस्टोन प्रोटीन मैंने इतना जोड़ दिया, ठीक है। तो आप जब इस हिस्टोन प्रोटीन में, जब बी वाले हिस्टोन प्रोटीन में आप और हिस्टोन प्रोटीन जोड़े तो H2A H2B H3H4 ऐसे ऐसे करके यहाँ इतना मैंने और हिस्टोन प्रोटीन जोड़ा। तो आप जब इस हिस्टोन प्रोटीन में, तो आप जब इसमें और जोड़ोगे तो जो अब इसमें जो चीज बनेगी, तो जो ये डीएनए था वो और छोटा हो जाएगा। पहले इतना बड़ा था ना, इतना बड़ा में था, अभी डीएनए और छोटा में हो गया, क्यों? क्योंकि स्टोन प्रोटीन ज्यादा हो गया। पहले दो था, अब चार हो गया, वो और ज्यादा हो गया। हिस्टोन प्रोटीन बढ़ने के कारण डीएनए और छोटा हो गया, देखो ऐसे ऐसे करके बहुत ही छोटा में आ गया, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा हो गया। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है और छोटा हो गया, ठीक है, और छोटा हो गया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियोजोम इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियोजोम इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे 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 न्यूक्लियोजोम बढ़ेंगे बढ़ेंगे। तो फोल्डिंग ऑफ डीएनए, डीएनए के क्या हो रहा है, फोल्डिंग हो रहा है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोजोम क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो इसी बात को इंग्लिश में लिखा गया है कि फोल्डिंग ऑफ डीएनए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोजोम। जैसे जैसे फोल्डिंग होगी डीएनए के, वैसे वैसे न्यूक्लियोजोम की संख्या बढ़ेगी। और तो बी तो यहाँ पे बन गया, बी तो इसको बोल गया, बन गया। और ये जो सी बन गया, अब तो सी यहाँ पे बन गया, अब डीएनए और डीएनए का और पैकेजिंग हो गया। तो जब सी बन गया तो इसको मैंने क्या बोल दूंगा, ये क्या है, क्रोमेटिन। इस सी वाले का नाम क्या पड़ गया, क्रोमेटिन। हमें किस चीज के बारे में पढ़ना था, क्रोमेटिन के बारे में पढ़ना था, क्रोमेटिन। तो हो गया, मैंने सीख लिया क्रोमेटिन होता क्या है, डीएनए का पैकेजिंग हो गया, ठीक है। देखो डीएनए की लंबाई जो है 2.2 मीटर की है, हमें पैकेजिंग करना है 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर -6 में हमें पैकेजिंग करना है। तो डीएनए बहुत बड़ा है और 10 के पावर सब बहुत छोटा है, स्पेस बहुत छोटा स्पेस में, बहुत छोटा स्पेस है। तो इसलिए इस डीएनए को ऐसे फोल्डिंग करके मैंने क्या किया, मोर फोल्डिंग कर दिया, तो इस बाद में जाकर क्या बन गया, क्रोमेटिन बन गया। तो इसी जब इस सी वाला बन गया, इस सी वाले को मैंने नाम रख दिया क्रोमेटिन। तो हमें आप बताइए, इस जो सी नंबर बना है, इस किस चीज से बना है। एक तो डीएनए से बना है, डीएनए कौन सा है, ये डीएनए ही ना पैकेजिंग हुआ है, तो डीएनए बना है, ठीक है। और प्लस में और क्या है, हिस्टोन प्रोटीन कौन सा है, ये जो H2A H2B H3H4 हिस्टोन प्रोटीन है। तो दोनों चीज से बन रहा है। तो किस चीज से क्रोमेटिन बना है, डीएनए, इसको डीएनए बोल दिया। और प्लस में हिस्टोन प्रोटीन H2A H2B H3 क्या हो गया, हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमेटिन बना डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। और इसके अलावा भी हिस्टोन प्रोटीन के अलावा भी, इसके अलावा भी यहाँ पर आकर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आकर जुड़ गए हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आकर जुड़ गए हैं। तो प्लस में क्या हो जाएंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे जुड़े हैं, और प्लस में आरएनए, और थोड़ा सा है आरएनए, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ और थोड़ा सा क्या है, आरएनए, यानी कि प्लस में आरएनए। और जान लो, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का जो नेचर होता है, नेचर वो एसिडिक होता है, क्या एसिडिक होता है। तो हमें बताओ, जो एक क्रोमेटिन है, इस क्रोमेटिन में चार चीजें हैं, इस क्रोमेटिन में चार चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे चार चीजें हैं, डीएनए है, डीएनए है ना, यहाँ पे देखो डीएनए के ना पैकेजिंग हुआ, डीएनए मुड़ रहा है, डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है, ये जो आपका गोला दिख रहा है अंदर, ये हिस्टोन प्रोटीन हो गया। प्लस में नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर जो ये दिख रहा है, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। प्लस में आरएनए है, कुछ आरएनए है। तो ये चार चीजें क्या क्रोमेटिन में दिख रहा है, आरएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन, ये चार चीजें हमें दिखाई दी है।
और ये बताओ हमें, इस न्यूक्लियोजोमे के वजह से डीएनए का पैकेजिंग हुआ है। न्यूक्लियोजोम किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोजोम, इसी को ना न्यूक्लियोजोम नाम पड़ा। जो इसी ये पूरा स्ट्रक्चर को ही न्यूक्लियोजोम बोलते हैं। तो जो जब इस न्यूक्लियोजोम इसमें, तो इसमें और न्यूक्लियोजोम बढ़ गए, इस चारों को ना ऐसे ऐसे करके और न्यूक्लियोजोम बढ़ गए। जब और न्यूक्लियोजोम बढ़ गए, तो हम इस बात को क्या लिखेंगे, आओ इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो जब आपका न्यूक्लियोजोम और बढ़ गए, तो ये है देखो। तो पहले ये है आपका क्रोमोजोम, जो रेड वाला जो दिख रहा है, ये क्या है आपका? क्रोमोजोम है। रेड वाला जो आपको दिख रहा है, ये है क्रोमोजोम। और इस क्रोमोजोम में आपका प्रेजेंट है डीएनए। और जो ये लाइन दिख रहा है आपका, ये क्या है? डीएनए की लाइन है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें इस क्रोमोजोम के अंदर प्रेजेंट है आपका डीएनए। इस क्रोमोसोम के अंदर आपका प्रेजेंट है डीएनए। और ये जो आपका डीएनए के ऊपर जो आपके दिख रहा है डॉट 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 करते, ये क्या है? ये है आपका न्यूक्लियोजोम। ये है क्या आपका? न्यूक्लियोजोम। ये है आपका न्यूक्लियोजोम। जो देखो यहाँ पे डॉट किया है, तो डॉट को क्या दर्शाया गया है? न्यूक्लियोजोम कहा गया है। ठीक है, तो इसमें और न्यूक्लियोजोम की नंबर बढ़ गया, न्यूक्लियोजोम बहुते बढ़ गया। तो न्यूक्लियोजोम के नंबर बढ़ गया, तो न्यूक्लियोजोम के बढ़ने से क्या हो रहा है? डीएनए के पैकेजिंग और छोटे होते जा रहा है, डीएनए और छोटा होते जा रहा है। तो इस पर क्या हुआ? ये तो डीएनए है, और डीएनए पर क्या है? ये न्यूक्लियोजोम है, और न्यूक्लियोजोम, बहुत सारे न्यूक्लियोजोम इस पर चले आए। तो न्यूक्लियोजोम के नंबर बढ़ गए हैं। तो आपका जब न्यूक्लियोजोम के नंबर और बढ़ेंगे, तो आपका जब न्यूक्लियोजोम के नंबर और बढ़ेंगे, तो जब आपका डीएनए में न्यूक्लियोजोम के नंबर बढ़ गए, जब आपका डीएनए में न्यूक्लियोजोम के नंबर बढ़ गए, तो क्या हुआ कि चीजें और ज्यादा कंडेंस हो गई, छोटा हो गई, कंडेंस हो गई। तो आपको जो अब चीज दिखी, वो दिखी क्या? क्रोमोजोम। वो आपको क्या दिखी? क्रोमोजोम। यानी कि न्यूक्लियोजोम का नंबर बढ़ गया। न्यूक्लियोजोम का नंबर बढ़ गया, यानी कि डीएनए और छोटा दिखने लगा। न्यूक्लियोजोम का नंबर बढ़ गया, यानी कि डीएनए और छोटा दिखने लगा। यानी कि डीएनए जो है और ज्यादा से ज्यादा पैक हो गया, और से ज्यादा पैक हो गया। तो मैंने इसके क्रोमेटिन के बारे में यहाँ तक देख लिया। क्रोमेटिन के बारे में समाप्त हो ये गया। लेकिन एक पॉइंट ऑन और देख लेते हैं क्रोमेटिन में। इस क्रोमेटिन में एक और पॉइंट देख लेते हैं। क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन जो टर्म दी थी, क्रोमेटिन जो टर्म दी थी, तो किसने दी थी? फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन टर्म दी थी। और क्रोमेटिन को स्टेन करने के लिए, तो क्रोमेटिन को आप स्टेन करने के लिए आप यूज करते हो बेसिक डाई। क्रोमेटिन को आप स्टेन करने के लिए आप यूज करते हैं क्या? बेसिक डाई, BASIC DY डाई। ठीक है, तो इस क्रोमेटिन के बारे में मैंने जान लिया। ठीक है, तो इसके बाद ए और बी मैंने देख लिया। और सी में हमें क्या देखना था? न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस के बारे में, और न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स। तो अगले लेक्चर में सी और डी देखूंगा। और सी और डी देखकर मेरा इस चैप्टर है पूरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और उस समाप्त होने के बाद मैं इसका एक मैराथन क्लास करूंगा, जो एक ही लेक्चर में पूरा वीडियो आप समाप्त कर देंगे, पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो तब तक दूसरा वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। और मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, राधे राधे, हर हर महादेव।